हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 5 अक्टूबर 2024 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि हम आज के अपने इस वीडियो में यानी रेगुलर की जो हमारी वीडियो होती है करंट अफेयर्स टॉपिक की, तो इसमें उस दिन के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बनते हैं उनको एक्सप्लेनेशन के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वह है, हाल ही में विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो विश्व पशु कल्याण दिवस है यह कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 2 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 3 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 4 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 5 अक्टूबर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती होती है। इस दिन महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म इस दिन हुआ था, तो इसीलिए 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। लेकिन विश्व पशु कल्याण दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी 4 अक्टूबर को हम विश्व पशु कल्याण दिवस मनाते हैं। आर्टिकल में अगर हम देखें तो वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे अक्टूबर 4 यानी 4 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व पशु कल्याण दिवस। क्यों मनाते हैं? तो दुनिया भर में पशुओं के अधिकारों के साथ साथ उनके कल्याण के लिए कार्रवाई करने के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। यानी जो पशु होते हैं उनके क्या कुछ अधिकार हैं, क्योंकि जैसे इंसानों के अधिकार होते हैं, मानव के अधिकार होते हैं, ठीक उसी प्रकार से पशुओं के भी कुछ अधिकार होते हैं। तो उन अधिकारों के साथ साथ उनके कल्याण के लिए कार्रवाई करने के लिए के बारे में लोगों तक जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो दिवस है यह मनाया जाता है। बात करें जो विश्व पशु कल्याण दिवस है, इसकी जो शुरुआत है वह 1925 में की गई थी। 1925 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1929 में फ्रांसीसी ऑफ असीसी के पर्व के साथ मेल खाने के कारण इस दिन को 4 अक्टूबर के दिन मनाया जाने लगा। यानी कि 1929 में जो फ्रांसीसी ऑफ असीसी होता है, इस पर्व के साथ ये जो उसकी डेट थी, इस जो ये दिन था वो मेल खा रहा था, यानी काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी थी। तो इस कारण से इस दिन को 4 अक्टूबर के दिन मनाया जाने लगा और प्रत्येक वर्ष विश्व पशु कल्याण जो दिवस है वो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हाल ही में नाटो कहाँ उत्तरी भूमि कमान स्थापित करेगा? यानी जो नाटो आप सभी लोग जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये कई देशों का एक समूह है। तो यहाँ पे जो इसका उत्तरी भूमि का जो कमान है उसने कहाँ पर स्थापित की है नाटो ने? तो ए ऑप्शन है डेनमार्क, बी ऑप्शन है पोलैंड, सी ऑप्शन है पूर्वी फिनलैंड और डी ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्वी फिनलैंड में नाटो ने उत्तरी भूमि कमान स्थापित की हुई है। पूर्वी फिनलैंड में डिटेल में अगर हम इसकी जानकारी के बारे में बात करें तो नाटो 2025 में फिनलैंड में जो रूस की सीमा के पास एक नई भूमि कमान स्थापित करेगा जो कि फिनलैंड होगा। और फिनलैंड में भी जो पूर्वी फिनलैंड का हिस्सा है यानी कि रूस की सीमा के पास का जो हिस्सा है वहाँ पर अपनी ये नई जो कमान है वो स्थापित करने वाला है नाटो। बात करें क्यों? ताकि संघर्ष के दौरान उत्तरी यूरोप में भूमि संचालन की देख रेख की जा सके। यानी कि अगर किसी भी देश के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है, तो उसके लिए उत्तरी यूरोप का जो भी पार्ट है, उत्तरी यूरोप में जो भी भूमि है उसका जो संचालन है, उसकी जो देख रेख है वहाँ से नाटो के द्वारा की जा सके। इसके लिए जो नाटो है वो फिनलैंड में रूस की सीमा के पास एक नई भूमि पर कमान स्थापित करेगा। जो नई कमान है वो फिनलैंड के मिकली में स्थित मौजूदा भूमि बल कमान के साथ मिलकर के काम करेगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है? तो ए ऑप्शन है तंजानिया, बी ऑप्शन है केन्या,
सी ऑप्शन है सोमालिया और डी ऑप्शन है रवांडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रवांडा, जो कि एक अफ्रीकी देश है। इसने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की जो सूचना है वो दी है, यानी कि यहाँ पर मारबर्ग वायरस जो है उसका प्रकोप देखने को मिला है, तो इसकी सूचना रवांडा के द्वारा दी गई है। आर्टिकल में भी देख सकते हैं जानलेवा मारबर्ग वायरस। डिटेल में हम बात करें तो हाल ही में रवांडा में मारबर्ग वायरस के प्रकोप के कारण 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। मारबर्ग जो वायरस रोग है, यानी जिसे हम MVD के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसे मारबर्ग वायरस डिजीज के नाम से जाना जाता है, यह एक दुर्लभ बीमारी है, यानी यह एक दुर्लभ बीमारी है, लेकिन गंभीर रक्तस्राव बुखार है जो मनुष्यों और प्राइमेट्स को प्रभावित करता है। यानी कि ये गंभीर रक्तस्रावी बुखार है, यानी इसके अंतर्गत रक्तस्राव होता है। तो ये गंभीर रक्तस्रावी बुखार है जो मनुष्यों और प्राइमेट्स में इनको प्रभावित करता है। इस वायरस की जो पहली पहचान है वह 1967 में जर्मनी के मारबर्ग में हुई थी, इसीलिए इसका जो नाम है वह मारबर्ग वायरस के नाम पर इसको रखा गया है, क्योंकि जर्मनी में मारबर्ग एक स्थान है, वहाँ पर सबसे पहले इस वायरस की पहचान की गई थी, तो उसी स्थान के नाम से इसे मारबर्ग नाम दे दिया गया है। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए आवेदन का समर्थन किया? यानी कि अभी हाल ही में आप सभी लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, तो उसमें भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए किस देश ने हाल ही में जो भारत है उसको स्थायी सदस्यता प्रदान करने के लिए उसके आवेदन को समर्थन देने के लिए किस देश ने समर्थन किया है? तो ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है भूटान और डी ऑप्शन है म्यांमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी भूटान देश ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए आवेदन का समर्थन किया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद है उसमें 5 स्थायी देश हैं, जिनमें से जो भारत है वो अभी स्थायी देश नहीं है, लेकिन काफ़ी समय से कुछ जो देश हैं उनके द्वारा भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। जिसमें हाल ही में फ्रांस के द्वारा भी, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा भी भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए समर्थन दिया गया था, बात कही गई थी। फिर एक बात निकल करके आ रही है कि जो भूटान देश है उसने भी भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए आवेदन का समर्थन किया है। तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं उसमें भारत को भी शामिल करने के लिए काफ़ी लोगों के द्वारा, यानी काफ़ी देशों के द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है। भारत जो है वो अस्थायी देशों की श्रेणी में आता है, तो इसमें 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं और जो 5 होते हैं वो स्थायी सदस्य देश होते हैं और इनके पास वीटो की पावर होती है। यानी कि जो 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं इनके पास वीटो की पावर होती है और जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनके पास वीटो की पावर नहीं होती है। तो भूटान ने ऐसा समर्थन किया हुआ है। अगर हम डिटेल में बात करें तो भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं तशेरिंग तोबगे, इन्होंने भारत के लिए एक सुधारित UN सिक्योरिटी काउंसिल में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सीट के आवेदन के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया है। यानी कि इसने समर्थन किया हुआ है कि भारत को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। उन्होंने वैश्विक दक्षिण में भारत की महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि और नेतृत्व को इस स्थिति के लिए योग्य बताया है। यानी ऐसा जो पक्ष रखा है भूटान ने कि जो वैश्विक दक्षिण के तरफ के जो देश हैं उसमें भारत की जो स्थिति है, चाहे आर्थिक स्थिति हो, इकोनॉमिकली हो या अन्य क्षेत्रों में हो, तो उसमें भारत की जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा योग्य है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिकली भी जो भारत है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है, तो इसके लिए भारत को भी जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। ऐसी जो बात है वो भूटान के जो प्रधानमंत्री है भूटान के प्रधानमंत्री हैं तशेरिंग तोबगे, इन्होंने ये बात रखी हुई है और भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए पूर्णतः समर्थन इन्होंने किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हालिया डेटा के अनुसार कौन सा राज्य PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश में अग्रणी है? यानी कि जो PM सूर्य घर जो योजना लाई गई थी, मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत छत पर सौर ऊर्जा था उसको स्थापित किया जाना था। तो इसमें छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के मामले में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी रहा है? तो ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है कर्नाटक।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात राज्य छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के मामले में देश में अग्रणी राज्य रहा है, जो कि किस योजना के तहत था? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। डिटेल में हम अगर बात करें तो गुजरात 4195 मेगावाट के साथ छत पर सौर क्षमता स्थापित करने में सबसे अग्रणी राज्य रहा है। भारत की कुल स्थापित क्षमता की बात की जाए तो भारत की कुल छत पर सौर ऊर्जा जो क्षमता है वो 13,889 मेगावाट है। ये कुल भारत की बात की जा रही है सभी राज्यों को मिला करके, जिसमें से अकेले जो गुजरात की क्षमता की बात की जाए तो 4195 मेगावाट क्षमता के साथ गुजरात सभी राज्यों में अग्रणी पर रहा। पीएम सूर्य घर जो मुफ्त बिजली सौर योजना है, इसके तहत छत पर सौर ऊर्जा के अपनाने को प्रोत्साहित करती है, जो वित्तीय सब्सिडी और आसान स्थापना प्रदान करती है। यानी कि कोई ऐसे इच्छुक व्यक्ति जो कि अपने छत पर सौर ऊर्जा को स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए मुफ्त बिजली सौर ऊर्जा योजना के तहत तो उसके लिए उनको सब्सिडी और आसान सी जो किस्तें हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं, सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत ये जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है ये स्थापित की गई थी। बात करें गुजरात के बाद महाराष्ट्र 2487 मेगावाट और राजस्थान 1269 यानी 1269 मेगावाट के साथ ये गुजरात के बाद आते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन बनाए हुए हैं गुजरात, सेकंड पोजीशन है 2487 मेगावाट के साथ महाराष्ट्र और थर्ड पोजीशन पर है राजस्थान 1269 मेगावाट के साथ थर्ड पोजीशन पर है। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पीची वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो हाल ही में समाचारों में काफ़ी ज़्यादा देखा गया, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो यह किस राज्य में स्थित है? यानी पीची वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में रहा है वो किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल राज्य में स्थित है पीची वन्यजीव अभ्यारण्य, जो अभी हाल ही में खबरों में देखा गया। क्यों खबरों में देखा गया है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करिए पीची वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल में स्थित है और यहाँ पर करंट लगने के दौरान यानी बिजली विद्युत प्रवाह के कारण यहाँ पर यानी पीची वन्यजीव अभ्यारण्य में एक जनजाति कॉलोनी के पास एक मादा हाथी का निधन हो गया है करंट लगने से। तो इसके लिए जो पीची वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हाल ही में चर्चे में रहा। तो हाल ही में एक मादा हाथी का विद्युत प्रवाह के कारण केरल के त्रिशूर जिले में पीची वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट एक जनजातीय कॉलोनी के पास मादा हाथी का निधन हो गया और इसी कारण पीची वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। पीची जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वजहनी अब वन्यजीव अभ्यारण्य पूरा नाम है इसका, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। यह त्रिशूर में 125 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ की जो भू आकृति की ऊंचाई है वो 100 से 914 मीटर के बीच भिन्न रूप में है, यानी कहीं पर 100 है मीटर, कहीं पर 100 से ज़्यादा है, लास्ट में पहुँचते पहुँचते 914 मीटर के साथ इसमें भिन्नता देखी जाती है, कहीं पर ऊंचा है कहीं पर नीचा है। इस प्रकार से यहाँ की जो भू आकृति वो स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खबरों में रहा है अभी। तो ये वन्यजीव जो अभ्यारण्य है पूछा जा सकता है, खासकर यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। अगले प्रश्न की हम बात करें, हाल ही में किन दो राज्यों ने हाथियों जिसमें से कुमकी हाथी जो है, कुमकी हाथी के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे क्या होते हैं कुमकी। तो हाल ही में किन दो राज्यों ने हाथियों यानी कि कुमकी की तैनाती के लिए एक MOU हस्ताक्षर किया हुआ है ताकि हाथी संकट को नियंत्रित किया जा सके? तो किन दो राज्यों के बीच में ये हस्ताक्षर हुए हैं, ये समझौता हुआ है? तो ए ऑप्शन है बिहार और झारखंड, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा डी ऑप्शन है गुजरात और राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इन दोनों राज्यों ने हाथियों की तैनाती के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया हुआ है। और क्यों किया हुआ है इन्होंने ये हस्ताक्षर कि ये समझौता हाथी संकट को नियंत्रित करने के लिए? डिटेल में हम बात करें तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने हाथियों जिनमें से कुमकी जो हैं उनकी तैनाती के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया हुआ है ताकि आंध्र प्रदेश में जो हाथी संबंधी समस्याएं होती हैं उनको नियंत्रित किया जा सके। हाथी संबंधी समस्याएं होती हैं, जो हाथी होते हैं करंट के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका निधन हो जाता है, और भी कई सारी जो घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं को रोकने के लिए
हाथी से संबंधित समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए ये जो समझौता है इस पर हस्ताक्षर किया गया है। कुम्की शब्द आया है, तो कुम्की के बारे में हम बात करें तो कुम्की शब्द का प्रयोग भारत में प्रशिक्षित बंदी एशियाई हाथियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यानी कुम्की जो शब्द है, कुम्की हाथी जो शब्द प्रयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि भारत में जो प्रशिक्षित बंदी एशियाई हाथी हैं उनको संबंधित करने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ जो एशियाई हाथी हैं, खासकर जो एशियाई भारतीय हाथी हैं, इनको IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर फिर से UPSC की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक यानी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स UGI में शीर्ष रैंक प्राप्त किया है? यानी शहरी शासन सूचकांक अभी जारी किया गया और इस शहरी शासन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो A ऑप्शन है ओडिशा, B ऑप्शन है महाराष्ट्र, C ऑप्शन है केरल और D ऑप्शन है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, यानी केरल राज्य ने शहरी शासन सूचकांक में शीर्ष रैंक प्राप्त की हुई है, यानी फर्स्ट पोजीशन बनाए हुए है। डिटेल में बात करें तो केरल ने शहरी शासन सूचकांक, जिसे अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स के नाम से जानते हैं, इसमें शीर्ष रैंक हासिल की हुई है। 100 में से इसने 59.31 अंक प्राप्त किए। इसने वित्तीय सशक्तिकरण और स्थानीय शासन में उत्कृष्टता दिखाई है और इसके तहत ये फर्स्ट रैंक पर बना हुआ है। ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा ने 55.10 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए भारत में शहरी शासन की प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति को इसने उजागर किया है। तो इस प्रकार से जो केरल है वो शहरी शासन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का उद्घाटन कहां पर किया गया? यानी आयुष, आप सभी लोग जानते हैं आयुष मंत्रालय जो होता है, तो आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का जो उद्घाटन है ये कहां पर हुआ? तो A ऑप्शन है मुंबई, B ऑप्शन है चेन्नई, C ऑप्शन है नई दिल्ली और D ऑप्शन है हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, यानी कि मुंबई में आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का उद्घाटन किया गया। डिटेल में हम अगर यहाँ पर बात करें तो आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल जो समिट है 2024 की, इसका जो उद्घाटन हुआ मुंबई में हुआ। इसकी थीम क्या रखी गई? तो ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, ये जो थीम है ये रखी गई। इंपॉर्टेंट है लेकिन बड़ी है थीम, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने की जो संभावना है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, कम ही संभावना है। तो बाकी जो थीम है आप इसको ध्यान में रखिए। उद्देश्य इसका क्या था? यानी आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट जो हुई इसका उद्देश्य क्या था? तो आयुष प्रणालियों पर आधारित समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत को एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना इसका उद्देश्य था। इसका जो आयोजन है वो आयुष मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और प्रमुख भागीदारियों के जो भागीदार थे उनके सहयोग से किया गया। और मेन इसमें कौन था? आयुष मंत्रालय द्वारा, और इसमें पर्यटन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और अन्य जो भी भागीदार थे वो भी इसमें सहयोग किए हुए थे। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में खोजे गए मिनी मून का नाम क्या है जो लगभग 2 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा? यानी कि ऐसा खोजा गया है एक मिनी मून जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है बिल्कुल चंद्रमा की तरह, और उसे मतलब पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा यानी कहा गया है, क्योंकि कहा भी जाता है कि अब 2 चंद्रमा हो गए हैं पृथ्वी के, तो वो लगभग 2 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला है जिसे मिनी मून कहा जा रहा है। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो A ऑप्शन है 2024 PTS-5, B ऑप्शन है अर्जुन, C ऑप्शन है शास्त्र और D ऑप्शन है NEO 2024। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, यानी 2024 PT-5 ये एक नया मिनी मून खोजा गया है। इसका नाम रखा गया है 2024 PT-5 जो लगभग 2 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला है। आगे अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करें तो नए चंद्रमा को मिनी मून कहा जा रहा है और इसका जो नाम है वो 2024 PT-5 रखा गया है। असल में यह जो मिनी मून खोजा गया है यह एक एस्ट्रॉयड है, यानी जो एस्ट्रॉयड है यानी कि क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी ने अपनी कक्षा में से कैद कर लिया है और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और यह लगभग 53 दिनों तक परिक्रमा करता रहेगा। यानी कि लगभग यह 53 दिनों तक कह सकते हैं
2 महीने लगभग यह परिक्रमा करता रहेगा और 25 नवंबर 2024 को पृथ्वी की कक्षा से निकल जाएगा। और हम बात करें तो इसे पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा कहा जा रहा है। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।